चलो ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, इससे पहले हमने पंचायत पढ़ा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है। जिसने पंचायत अगर ढंग से पढ़ा होगा तो वो भी इसको समझ में आ जाएगा। पंचायत जो होती है वो हमारे रूरल एरिया में होती है और म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो हमारी अर्बन एरिया में होती हैं। इतना भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक। यानी कि टाउन में और सिटीज में मिलेंगी और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अभी हम आगे सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों कौन से में है? पार्ट किस में है हमारे? ये कौन से पार्ट में हमारे? 10 में? पार्ट 9 में है ये। पार्ट 9 में। और इसका कौन सा पार्ट है? ये बी पार्ट। ठीक है, समझ में आई? बी है या ए है? सच में बी है, ए पार्ट है ये। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? ए पार्ट है, क्योंकि जो पंचायत है ना वो मेन हेडिंग है। ठीक, उसके बाद हमने पंचायत में ही इसको जोड़ा, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आपको याद होगा, जिसमें हमने पंचायत को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था शेड्यूल 11 में। ठीक है, बहुत सारे मैटर्स उसमें दिए थे। ऐसे ही हमारा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ईयर सेम है। ठीक है, पीवी नरसिंह राव की सरकार थी तब ये दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी हुई थी, और इसको हमने ऐड किया था पार्ट 9th ए में। ठीक है, तो पार्ट 9th ए हमारा म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है, जो टाउन और सिटी में होती है। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, एक तरीके से नीचे की जो गवर्नमेंट्स होती हैं जिनको लॉ मेकिंग पावर दी जाती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, ठीक, कब हुआ था बच्चों? ये 1992 में जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो इसमें हमने क्या ऐड ऑन किया था? शेड्यूल 12th ऐड किया था, है ना। इसमें हमने कितने मैटर्स दिए थे? 18th मैटर्स दिए थे। यानी कि 18th वो मैटर्स हैं, वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कौन कानून बनाएगा? हमारी म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगी। किसके अंडर रह के? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं हमारी, वो किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बातें आपको? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, शेड्यूल 12 जोड़ा गया था, 18 मैटर दिए गए थे। ठीक है, और इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ए में जोड़ा गया था। अच्छा, इसमें पहले क्या था? अभी से नहीं है हमारे म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, पंचायत अभी से नहीं है, बहुत टाइम पहले से, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे तभी से ही था। ठीक है, बट उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म कब दिया? ठीक, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट है भाई हमारी, है ना। अर्बन लोकल गवर्नमेंट है हमारी, यानी कि शहर की लोकल सरकार कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक, आपका अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है, सफाई से रिलेटेड है, कोई आपकी कोई लाइसेंस से रिलेटेड है, तो क्या आप सीधा सीएम को कॉल करते हैं या फिर सीधा आप स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंच जाते हैं? नहीं ना। तो आपके जो जिससे आपका डायरेक्ट आमना सामना होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जैसे हम दिल्ली में जानते हैं सबको एमसीडी, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसी है ना। तो म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती है कि जनता से सीधा कनेक्ट होती है नहीं। आपको अगर सफाई नहीं हो रही है आपके एरिया में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोनल वाइज ना यहाँ पे ऑफिस होते हैं, आप उसके ऑफिस में जाइए, कंप्लेंट करिए, या आपको कुछ भी चीज फॉर्म फिल करने हैं, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना, तो क्या ज्यादा सीधा स्टेट इलेक्शन कमीशन जाएंगे या सीधा इंडियन के इलेक्शन कमीशन जाएंगे? नहीं ना। छोटे छोटे जोनल ऑफिस बनाए जाते हैं। राशन कार्ड से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखो आधार कार्ड तो आपका अथोराइज सेंटर पे आप अगर टाइम स्लॉट ले लेते तो बन जाता है, और उसमें भी जोनल बना दिया गया है। जैसे यहाँ का जो है वो आपका कश्मीरी गेट है ना, वहां पे जाएंगे, बट उसमें पहले क्या कराना होगा? अगर आपको हैशल से बचना है
तो आपको किसी भी ऑनलाइन जो भी काम करते होंगे, कैफे वगैरह वाले जो होते हैं, साइबर कैफे जो होते हैं, उसमें जाएंगे आप, तो उनसे बोलेंगे कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, तो वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। उस अपॉइंटमेंट का नंबर होता है आपका, टाइम स्लॉट वो बुक कर देते हैं, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड के लिए सीधा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से सीधा आपको कांटेक्ट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो हमारे लिए लोकल बॉडीज बना दी जाती हैं जिससे कि हम सीधा उनके संपर्क में रहें, अपनी समस्याओं को बता सकें और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 1687 और 88 में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप एट मद्रास। ठीक है, मद्रास में हुआ था, क्योंकि देखो मद्रास ये कहाँ होती है, नगरों में होती है। सिटीज मीन्स नगर, है ना, नगरों में होगी, शहरों में होगी। तो उस टाइम पे जो मद्रास था, बम्बई था, कलकत्ता था, ये शहर ही थे ना, है ना, शहर थे, ये बड़े बड़े शहर थे। यहीं से अंग्रेज पूरे इंडिया को क्या कर रहे थे, पूरे इंडिया पे राज कर रहे थे। उसके बाद 1726 में आपका सेटअप हो गया बम्बई और कलकत्ता में। तो आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजों के टाइम से ही था। उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि सारा जो कंट्रोल कर रहे थे वो यहीं से कंट्रोल हो रहा था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ की ना सेल्फ गवर्नमेंट बना दी, लोकल गवर्नमेंट बना दी, कि आप ना लोगों से सीधा डील कीजिए ताकि हमें दिक्कत ना हो। समझ में आ गई बात आपको। तो लॉर्ड रिपन जो थे ना बेटा, उन्होंने क्या किया फिर बाद में 1882 में मैग्ना कार्टा की तर्ज पे, आपको मैंने मैग्ना कार्टा बताया था जब हमने फंडामेंटल राइट्स किया था, आर्टिकल 13 से पहले मैंने जब फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए थे, पार्ट 3 में है जो हमारे, कहाँ से बोरो किए हैं हमने, यूएसए से किए हैं, बट यूएसए में उनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, ना कि फंडामेंटल राइट्स, है ना। तब हमने मैग्ना कार्टा के बारे में बात की थी। तो मैग्ना कार्टा क्या था, है ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों के पास ना अपने राइट्स नहीं होते थे। जो गवर्नमेंट बोल देगी, जो उनके ऊपर अथॉरिटीज बैठी है वो बोल देगी, इट मीन्स यानी कि आप चले जाइए अब 14th सेंचुरी में पहुंच जाइए, तो मैं यहाँ में आपकी हेड हूँ, तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या कर सकती हूँ, बैठा के रखूंगी, आप में से कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मैं जा सकता हूँ। समझ में आई। एक तरीके से स्लेव वाला जो बिहेव होता था वो होता था पब्लिक के साथ, है ना, कि आपकी कुछ नहीं चलेगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, किंग जॉन फोर्थ का टाइम था, उस टाइम पे लोगों ने धीरे धीरे मांग करनी शुरू की, डिमांड करनी शुरू की कि हमें ना राइट्स चाहिए। तो वर्ड राइट्स वहां पे आया था। अब राइट्स वर्ड तो मांग लिया, तो अब उन्होंने क्या कहा कि अगर हम पब्लिक की बात नहीं मानेंगे और पहली टाइम ये सब चीजें इकट्ठा हो रही हैं, बातें आ रही हैं, तो लोगों में क्या होगा, अगर ये चीजें ज्यादा बढ़ी तो वो क्या होगा, क्रांति का रूप लेगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपको राइट्स तो दे देंगे, ठीक है, बट वो कंडीशनल राइट्स होंगे। यही बोला था ना, कंडीशनल राइट्स होंगे, यानी कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो वो कंडीशनल होगी। हाँ, हम आपको फ्रीडम तो दे देंगे कि भाई सुबह 6 से लेके 9 बजे तक आप बाहर घूम सकते हो, बट 9 बजे के बाद नहीं घूम सकते, तो कंडीशनल हो गई ना। जैसे अभी आपकी फ्रीडम जो है बच्चों, वो कंडीशनल है या नहीं है। वैसे तो आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि आप फ्री हो, 24 घंटे कभी भी घर में जाओ, कभी भी आओ, बट ऐसा है, ऊपर गवर्नमेंट बैठी है ना, झापट लगाएगी तो कहाँ थे, है ना। तो कंडीशनल है वो, फ्रीडम कंडीशनल है आपकी, स्पीकिंग राइट्स जो है वो कंडीशनल है। ये नहीं है कि अपनी मम्मा को आप गाली से बात, अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करोगे, या जो आपके एल्डर्स हैं घर में आप उनसे अब्यूजिंग लैंग्वेज में टॉकिंग करोगे, तो नॉट अलाउड है वो तो, है ना। झापट नहीं लगेगा खींच के, या घर से बाहर कर देंगे, है ना, कि हाथ से निकल गया है, निकल गई है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, हाथ से निकल गया, अभी बताते हैं तेरे को 2 टाइम खाना नहीं देंगे, तू घर से बाहर निकल, है ना। और घर से बाहर निकलने का मतलब समझते हैं, नानी दादी सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि पता है कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, अभी कंडीशनल है। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ठीक है, लोगों ने अगर आवाज उठाई है तो उनकी आवाज को हम नहीं दबा सकते, नहीं तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, रिवोल्ट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको कंडीशनल राइट्स दे दिए। उन्हीं कंडीशनल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी मैग्ना कार्टा की तर्ज पे जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने बोला
कि ठीक है हम म्युनिसिपैलिटीज तो बना चुके हैं पहले, तीन जो प्रिंसली जो स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट हैं सॉरी, उनमें हम बना चुके हैं, जो कि मद्रास है, बम्बई है, कलकत्ता है, ठीक है ना, उसमें हम बना चुके हैं। बट अब हमें क्या करना है कि ये कंडीशनल्स होंगे, मैग्ना कार्टा की तरह से कंडीशनल्स होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट होंगे, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट तो हमने आपको दे दी है, बट सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलाओगे, है ना। जैसे लगान लेते थे, वो लैंड पे टैक्स लगा रखा था, नमक की प्रोडक्शन कराते थे तो उस पे टैक्स लगा रखा था, बहुत सारे टैक्स थे, है ना। जब टैक्स पढ़ोगे आप इकोनॉमिक्स में तब आप बहुत ध्यान से उन चीजों को पढ़ेंगे हम सब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है टैक्स लगा रहे, पर वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है, ये कंडीशनल है। तो मैग्ना कार्टा की तर्ज पे किया गया। और याद रखना ये क्वेश्चंस ना बच्चों को आपके पेपर में खासकर वनडेयर्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन है जो नॉन एज सेल्फ गवर्नमेंट फादर के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, उन्होंने बोला था। समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। भाई मेरी छींकें रुक गई सबसे बड़ी बात बोलने से, ठीक। अब इसमें क्या हो जाता है बच्चों, अब हम ना एक्ट लेके आते हैं, ठीक है, 1935। अब हमने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड कर दिया कि अब हम अपने जो भी स्टेट हैं हमारे, ठीक है, चाहे प्रिंसली स्टेट है, चाहे प्रोविंशियल स्टेट है, कोई भी स्टेट है, उसमें हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को लेके आएंगे। यानी कि अगर हम अपनी रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए आप याद रखिए कि जहाँ पे भी रूट से काम होता है ना बच्चों, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिटी जो है वो डेवलप होती है ना। जैसे कि आपको इंदौर याद है ना, सबसे ज्यादा साफ सिटी है वो इंडिया की, ठीक है। आप ईस्ट में जब जाएंगे तो बहुत सारी जैसे वहाँ पे लेक हैं, वहाँ पे ना बिल्कुल आप नीचे की जमीन को देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अगर वहाँ पे पानी मतलब कि बिल्कुल शांत है, पानी में बिल्कुल हलचल नहीं है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पानी है। बिल्कुल नीचे से वो जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो काई लगी होती है, अलगी लगी होती है, वो साफ दिखती है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन है, इतनी साफ है। अवार्ड मिलते हैं उन चीजों को। तो वहां पे क्या होता है कि रूट लेवल पे काम किया हुआ होता है गवर्नमेंट ने। और वो कौन काम करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है, वो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज काम करती है, ठीक है। तो अब ये आई कैसे हमारे यहाँ पे, देखो जैसे कि पंचायती राज का जिक्र हमारा है आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी में, ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज का भी है, बट वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं था, ठीक। अब क्या है कि अब हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लाना है। राजीव गांधी की गवर्नमेंट याद कीजिए, देखो राजीव गांधी ने काम बहुत सारे किए थे, है ना। एक तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यंग ब्लड था, सोचने की जो शक्ति, देखो जो चीज आप सोच सकते हो वो आपके दादा दादी भी नहीं सोच सकते हैं, मानते हो इस चीज को। तो ये यंगस्टर थे तो इन्होंने उसी लेवल पे सोचा कि देखो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात तो कह दी, बट डीपीएसपी में उसको डाल दिया, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको करे या ना करे पूरे का पूरा डिपेंड उसी पे होता है। यही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करे या ना करे, मर्जी स्टेट की है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट में थे, ठीक है, लीगल नहीं है, सोशल राइट्स हैं आपके। तो आप अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ही लास्ट वाक्य होता है, फंड नहीं है ना, फंड, बिना पैसा ये चीजें आपकी नहीं आ सकती है, डीपीएसपी बिना पैसे लागू नहीं हो सकता। जबकि फंडामेंटल राइट्स में आपको कोई भी पैसा नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बिना पैसे निकल लो, है ना। चलो बट वो जोगी वाला जीवन जीना होगा फिर, है ना, भिक्षा मांग के खाओगे, है ना, वो टाइप से, ठीक। तो वो क्या होते हैं कि उनमें आपको मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जो डीपीएस के होते हैं उनमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही बात होती है कि जी फंड नहीं है हमारे पास, हम कैसे इस चीज को लागू करें, फॉर्मेट में लेके आए। तब क्या किया कि राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने बिल को लेके आए, ठीक। राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो थी ये बिल को लेके आए थे, कौन सा बिल लेके आए थे, ये 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल था बच्चों, ये एक्ट नहीं बना था, बट हम इसको एक्ट बोलेंगे और इसके बाद इसको बिल के नाम से लिख दिया जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने पेश किया था
तो ये क्या हुआ था कि ये जो बिल था मेरा, ये आपका लोकसभा में तो पास हो गया था क्योंकि मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी, बट राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये बिल ही रह गया, ये एक्ट नहीं बना। समझ में आ गई आपकी बात? यानी कि फर्स्ट टाइम इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? राजीव गांधी ने। हाँ, बट ड्यू टू सम रीजन कि ये राज्यसभा में क्या हुआ, पास नहीं हो पाए, और ये बिल जो है बिल ही बन के रह गया। मैंने बताया था कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट जरूरी होते हैं, तभी बिल एक्ट बनता है। अब यहाँ पे राज्यसभा में नहीं पास हुआ, लोकसभा में पास हो गया था, तो वो बिल बिल ही रह गया, वो एक्ट नहीं बना। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हुआ पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट आती है हमारे पास। ठीक, फिर पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट में क्या होता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये लेके आते हैं, और लोकसभा में भी मेजोरिटी से पास होता है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी से पास होता है, प्रेसिडेंट के साइन इस पे होते हैं, और बाद में ये 1993 में क्या हो जाता है, ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बट हम क्या लिखते हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, नॉट 3। समझ में? क्यों 3 नहीं लिखते हैं? क्योंकि 3 में अप्लाई हुआ है और 2 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जब कोई भी बिल एक्ट बन जाता है तो उसमें ईयर कौन सा आता है बच्चों, जब वो इंट्रोड्यूस होता है एज ए बिल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसमें डेट आप लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। दिसंबर 1992 में लोकसभा में पास हो गया था, दिसंबर 1992 में ये लोकसभा में पास हो गया था। ठीक, उसके नेक्स्ट डे, समझ रहे हो, नेक्स्ट डे ही दिसंबर में, डे इसमें मेंशन नहीं है, बट नेक्स्ट डे 1992 में ये क्या हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। यानी कि 1992 में हमने लोकसभा और राज्यसभा से तो इसको पास करा दिया, बट अब हमारे पास क्या बचता है, थर्ड स्टेज, कौन सी होती है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि प्रेसिडेंट के पास इनको एसेंट के लिए हमने भेज दिया। ठीक, अब प्रेसिडेंट ऐसे तो है नहीं कि भाई आया फटाक से साइन कर दिया। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया है, 20 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को इसको क्या किया है, एसेंट कर दिया है, साइन कर दिए हैं, यस कर दिया है, इसको एक्ट बना दिया है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये कब लागू हुआ है, 1 जून 1993 से अप्लाई है ये। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? किसने इंट्रोड्यूस किया था? हाँ, राजीव गांधी ने। ठीक, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कौन लेके आया, किसने ऐड ऑन कराया? अब आपको समझ में आ गया? देखो सारी चीजें वही लिखी हुई हैं आगे। अब ये देखो म्यूनिसिपैलिटीज में 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, मैंने पहले ही बताया है, जिस ईयर इंट्रोड्यूस होता है एज ए बिल वही ईयर लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि हमने 1 जून 1993 से लागू किया है इसको। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, पार्ट 9 ए आर्टिकल 243 पी। अब पी से पहले जो भी था वो सारे पंचायत के थे, है ना, सारे पंचायत के आर्टिकल थे। अब 243 पी से लेके 243 जेड, जी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे 243 जेड हो गया हमारा कंप्लीट। अब जेड के पास बात तो कोई अल्फाबेट है नहीं हमारे पास, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही आर्टिकल्स याद करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था, ढह ढक्कन और वो वाला, खुद ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ढह बोले, इसको ढह बोले, इसको ण बोले, समझ नहीं आता है ना। तो हमेशा आर्टिकल्स को इंग्लिश में ही आप याद करोगे। ठीक है, क्योंकि जेड के बाद तो हमारे पास बच्चों अल्फाबेट बचते ही नहीं ना, तो हमने क्या किया, इसको इससे आगे हमें लेके जाना है, तो आर्टिकल 243 जेड ए। ठीक है, जेड ए, और अब ए जो चलेगा वो स्मॉल चलेगा, क्योंकि ठीक है, समझ में, स्मॉल या कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा कहाँ तक है, कहाँ तक है, जेड जी तक। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा इसका, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी, तो वो हमारी जेड जी के बाद से जो आर्टिकल स्टार्ट होंगे उसमें हो जाएगी। ठीक,
यानी कि आर्टिकल क्या है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 243। इसी में आपका पूरा पंचायत, पूरी म्यूनिसिपैलिटीज और पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, समझ में आ गया। 12th शेड्यूल ऐड कर दिया हमने और 18 फंक्शनल्स आइटम्स कर दिए, यानी कि 18 सब्जेक्ट कर दिए, 18 मैटर्स कर दिए जिनमें म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो लॉ बनाएगी विदाउट यूनियन के इंटरफेरेंस के, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट लिस्ट का मैटर है तो स्टेट ही गवर्नमेंट इसमें रूल बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना बच्चों मैंने ना 18 जो लिस्ट है पूरी की पूरी वो मैंने यहाँ पे दे दी है। अब इसमें बहुत सारी हैं, लैंड कैसे यूज करनी है, लैंड की बिल्डिंग कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, टाउन की प्लानिंग कैसे करनी है ना। देखो जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली में 4 जो मंजिल बनती है 4th फ्लोर से ऊपर फ्लोर बनाने की अनुमति ही नहीं है, और अगर लेनी है तो आपको पूरा एमसीडी डिपार्टमेंट देखो बहुत सारे बने हुए हैं। आप जब आते होंगे आजादपुर से M2 के नाम से वो देखो कितने फ्लोर बने हुए हैं, तो वो तो 4 से ज्यादा है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि लैंड का उनको स्ट्रक्चर देखना होता है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, फिर उसको अनुमति दी जाती है ना, उसको परमिशन दी जाती है। तो परमिशन लेके ही बना सकते हो, बट हर चीज में कि कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, फिर इकोनॉमी या सोशल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये सारा हमारा वाटर को कैसे लेके जाएंगे, इन्वायरमेंट कैसे ठीक करेंगे, एजुकेशन कैसे बढ़ाएंगे, ये सब चीजें वही है। ठीक है, रोड कैसे बनाएंगे, ब्रिज कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें, यानी कि 18 सब्जेक्ट हैं ये जिनमें म्यूनिसिपैलिटीज को पावर है विद स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाने की। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब इसके फीचर्स देख लीजिए, क्या होते हैं फीचर। देखो जो पहला फीचर्स है ना वो पहला टाइप भी है, याद रखना। इसमें ना 3 टायर्स होता है, जैसे कि पंचायत में भी 3 टायर्स होते थे, ऐसे इसमें भी 3 टायर्स हैं। नगर पंचायत होती है, ठीक है, आपका म्युनिसिपल काउंसिल होती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। 3 तरीके के होते हैं। इनको नगर पंचायत के नाम से भी जानते हैं, नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं और महानगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर महानगर पालिका आ जाए तो एक ही है। ठीक है, मेरा फिगर लगाने का वहां पे मकसद यही था कि दोनों वर्ड एक ही हैं। ठीक, अब देखो ये कैसे होता है। जो नगर पंचायत होती है ना कि बहुत छोटे से एरिया में होती है, या तो क्या है कि वो क्या है भाई हमारा रूरल एरिया है और कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे अर्बन एरियाज में। देखो कैसे बच्चों, आप देखोगे पहले दिल्ली दिल्ली था खाली, अब दिल्ली एनसीआर के नाम से बहुत सारी चीजें हमने ज्वाइंट कर दी हैं। ठीक, सोनीपत क्या आ गया है तो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट, बट दिल्ली एनसीआर में उसको हम कैलकुलेट करते हैं। गाजियाबाद है तो यूपी का डिस्ट्रिक्ट, बट हम दिल्ली एनसीआर में क्यों, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है एंड यूटी है, यानी कि अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो हम इन अथॉरिटीज को, इस लैंड को हम साथ लेके चलेंगे। ठीक, समझ में आ गई बातें आपको। तो जो भी हो रहे हैं मतलब कि आपको रूरल टू अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पे आपको नगर पंचायत होगी, छोटे छोटे लेवल पे होती है ये। उसके बाद क्या होगा, स्मॉलर अर्बन एरियाज जो होंगे, जो छोटे छोटे सिटीज होंगे, नगर होंगे छोटे छोटे, है ना। जैसे कि आप लगा लीजिए हमारा यहाँ पे ये आजादपुर हो गया, है ना, मॉडल टाउन विधानसभा हो गया, इस तरीके, विधानसभा नहीं सॉरी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, ये लार्ज अर्बन एरियाज में होती है। ठीक, जो बड़े बड़े होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख 5 लाख 10 लाख से ज्यादा होती है, इस टाइप से भी हम आगे इसके बारे में और पढ़ लेंगे। ठीक है, फीचर्स आप समझ गए, 3 टायर्स के रूप में काम करती है। ठीक, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये अकॉर्डिंग टू लैंड और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है। ठीक, चलो भाई कंपोजिशन इसका समझ लीजिए कि क्या क्या इसकी संरचना होती है। ऑल मेंबर जो होंगे वो बच्चों डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक, वार्ड देख रहे हो, वार्ड का मतलब क्या होता है, आप कभी भी वोटिंग करोगे ना तो आपका होगा कितने वार्ड में है जी, ऐसे जब वोटिंग करने जाओगे जब आप में से कुछ बच्चे 18 प्लस होंगे, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे 18 प्लस हो, तो जब आप वोटिंग करने जाते हो तो आपको वहां पे ना आपकी वार्ड संख्या लिखी होती है, वहां पे बहुत सारे बूथ्स बने होते हैं, तो उस पर लिख देते हैं मोटे मोटे अक्षरों में कि ये फलाना वार्ड है, ये ढिमकाना वार्ड है।
तो आपके वहां पे एक नंबर दिया होता है कि वार्ड नंबर 12, तो आपको 12 नंबर वार्ड में ही जाके वोट करनी होगी। ठीक, इसका मतलब आप समझ गए। मान लीजिए कि ये, मान लो ये पूरा क्या हो गया बच्चों, हमारा ये मुखर्जी नगर एरिया, मुखर्जी नगर मॉडल टाउन वगैरह, ये सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने उठा लिया जाजपुर। अब इसमें क्या कर लिया मैंने, छोटे छोटे वार्ड बना दिए, ये वार्ड बना दिए मैंने। ठीक है, तो इन वार्ड पे इलेक्शन कराते हैं, ना कि हम आजादपुर पे इलेक्शन कराएंगे। छोटे छोटे इलेक्शन, ये वाले इलेक्शन जो होंगे ये नहीं होंगे, ये म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं है। जो फेब में इलेक्शन होने वाले हैं ये म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं है, डिफरेंट समझिए। ये कौन से इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर के ना, विधानसभा के हैं। और ये आपने देखा होगा ना, नगर निगम चुनाव सुना होगा, निगम पार्षद जिसमें आप चुनते हो, है ना, वो वाले इलेक्शन चाहिए। तो उसमें वार्ड में बांट दिया जाता है कि फलाने वार्ड से ये प्रत्याशी खड़ा है, ये कैंडिडेट खड़ा है, अब इसमें से बहुत सारे खड़े हैं, आपको जिसको वोट करने हैं आप कीजिए और चुनिए। समझ में आई? तो डायरेक्ट हम इनको चुन लेते हैं। ठीक, अब इसमें वही होगा, स्टेट लेजिस्लेचर कराएगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका इलेक्शन कराएगा, जैसे पंचायत का कराता था ऐसी इसका भी वही कराएगा। समझ में आ गई बात? देखो, सिर्फ दो या जो लोअर लेवल के इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होते हैं। इट मीन्स क्या होगा कि उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, जैसे पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन। और जो हमारे यूनियन के इलेक्शंस होते हैं प्लस में जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जब फेब में जो इलेक्शंस होंगे वो स्टेट नहीं कराएगा, कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिफरेंट समझ गए हो ना? यानी कि जो हमारी लोअर बॉडी के इलेक्शंस जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। समझ में आई? चलो, ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये वार्ड की बना देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उनके इलेक्शंस करा देते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे, मान लो मैंने किसी वार्ड से 50 कैंडिडेट चुन लिए। ठीक, 50 कैंडिडेट मैंने चुन लिए। तो इसमें ना अब कुछ थोड़े टाइम पहले इसमें एक बात बोली गई थी कि इसमें ना क्वालिफिकेशन ऐड कर दीजिए। तो 10+2 कुछ स्टेट ने 10+2 आपको एजुकेशन एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए तभी आप करेंगे। 21 ईयर होती है जैसे पंचायत में होती है। ठीक है, 50 बंदे तो हमने चुन लिए भाई, ये हमने चुन के भेज दिए हैं। अब इसमें जो मेयर बनेंगे भी हम आगे पढ़ेंगे, जो इनके हेड होंगे कमेटी के, जैसे काउंसिल है इसमें उसके हेड होंगे, सेलेक्ट कमेटी होगी उसके हेड होंगे, या जो कमिश्नर्स होंगे उनके हेड जो भी बनेंगे भी हम बात करेंगे आगे। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रेट करके भेज दिए, हमने चुन के भेज दिए हैं। इसमें से कुछ बंदे हम ऐसे लेते हैं, जैसे कि मान लो 10 बंदे भी हो सकते हैं, या 15 भी हो सकते हैं, या 5 भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, यानी कि 20 भी हो सकते हैं, इस तरीके की कोई भी आप संख्या ले सकते हो कि ये एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में बैठते हैं आपके साथ, और ये आपके एमपीज और एमएलएज हो सकते हैं। समझ में? ये चुन के नहीं आएंगे, सीधा पार्लियामेंट से आके बैठ सकते हैं। जब भी आप मीटिंग्स करोगे म्यूनिसिपैलिटीज की, आके बैठेंगे आपके पास। मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है उसमें, कोई एजुकेशन का मैटर चल रहा है उसमें कोई एक्सपर्ट है, ये चुनेंगे नहीं, ये चुन के नहीं आते हैं, ये वाला बॉक्स जो है ये चुन के नहीं आएगा, और ना ही ये नॉमिनेटेड होते हैं। बट कुछ मेंबर्स जो होते हैं ये आ सकते हैं अपनी एडवाइस देने के लिए। समझ में आ गई बातें आपको? क्यों? क्योंकि इनके इनके पास किसी भी चीज की स्पेशलिटीज होती है। किसी के पास एजुकेशन की है, कोई बहुत अव्वल दर्जे का इंजीनियर है, कोई रोड निकालनी है हमें, उसके ऊपर ब्रिज बनाना है, या जैसे मेट्रो है, देख रहे हो ना, एक पिलर पे खड़ी रहती है ना, ऊपर ऊपर मेट्रो चलती है ना। हालांकि हम तो अभी भी बहुत पीछे हैं, बट अच्छे से डेवलप कर ही रहे हैं, है ना। जापान की ट्रेनें तो उल्टी भी चल जाती हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम भी पहुंचेंगे, चलाएंगे उल्टा, पहले सीधे तो चल लें, है ना। तो आप समझ गए, ये सब चीजें होती हैं। ठीक, वार्ड कमेटीज मैंने आपको बताया भी कि वार्ड्स बनाते हैं हम, है ना। ऐसे इलेक्शन नहीं करा देंगे कि उठा के ऐसे खड़े कर दी, जैसे एमएलएज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलएज खड़े होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक,
तो ऐसे ही क्या होता है कि 1 और मोर वार्ड हैविंग 3 lakhs पीपल और मोर, ठीक है, यानी कि 3 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन जो होगी वहां पे एक वार्ड क्रिएट कर दिया जाता है। समझ में? अब पता है दिल्ली मैप में आप देखोगे तो बिल्कुल बिंदु की तरह है, बट इसकी पॉपुलेशन पता है 2.5 करोड़ से ऊपर है, 2.5 करोड़, है ना। आप देखो यहाँ पे एनओसी लेना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपने कोई लैंड खरीद ली, ठीक, और अगर लैंड खरीद के आप एनओसी के थ्रू उस पे मकान या कोई भी बिल्डिंग बनाओगे, चाहे आप वहाँ पे अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, रेजिडेंस पर्पज से तो खैर कोई भी नहीं लेता, बट आप बिजनेस पर्पज से अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, एनओसी लेने जा रहे हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सबसे ज्यादा टफ एनओसी लेना पता है किसका होता है? फायर का। क्यों? उनकी पहली कंडीशन ऐसी है कि आपकी जो लैंड है उसके सामने इतनी जगह होनी चाहिए कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो पूरी की पूरी ऐसे घूम जाए। अब बताओ, यहाँ तो रोड ही नहीं है इतनी, है ना। आजादपुर से जब आप उधर की तरफ ट्रेवल करते हो जहांगीरपुरी की तरफ, कितनी नैरो रोड है ना, उसी में ही नहीं घूम पाएगी। अगर सिंगल वे, अगर दोनों रोड को मिला दो तो घूम जाएगी। अब दोनों रोड मिलाने का मतलब समझ रहे हैं कि सिंगल वे ट्रैफिक करना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट है? पॉसिबल है? लैंड ही नहीं है पहली बात तो। आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया उठा लीजिए, आप ओखला वाला उठा लीजिए, आप नरेला वाला उठा लीजिए, कहीं भी जो भी दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया आप देख रहे हो, गलियां ना बहुत ज्यादा से ज्यादा 8 फीट 9 फीट 10 फीट, इससे ज्यादा गलियां है ही नहीं कहीं भी। और तल्ले में फैक्ट्रियां चलती हैं, है ना। यानी कि क्या होता है, जैसे कि फ्लैट बना दिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से फैक्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो पॉपुलेशन जो है जहाँ पे 3 लाख से अप होगी वहां पे क्या होगा, वार्ड को क्रिएट कर दिया जाता है और वहां से क्या किया जाता है, कैंडिडेट को उठा दिया जाता है, ठीक है, कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इस कमेटी के थ्रू फिर इलेक्शंस कराती है, ठीक है। समझ में आ गया? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वार्ड्स बना दिए हमने, ठीक। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे मान लो 3 लाख से ऊपर का मैंने बता दिया, कहीं पे क्या है कि एरिया तो बहुत ज्यादा है ना, बट पॉपुलेशन क्या है कि 1 लाख ही है या 50,000 ही है, बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वहां पे एरिया नहीं देखा जाएगा, पॉपुलेशन देखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन पे काम करना, हमें लोगों पे काम करना, ठीक। अब इसके बाद क्या है, SC/ST को क्या किया जाता है, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस पे हम रिजर्वेशन देते हैं म्यूनिसिपैलिटीज में SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक। इसके बाद जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है, 1/3 सीट का रिजर्वेशन उनका फिक्स है, ठीक, 1/3, 50 है, 50 का 1/3 निकाल लीजिए, वो फीमेल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है, ये रिजर्वेशन है आपका, ठीक। आज के टाइम में ओबीसी के लिए भी आ गया, क्योंकि दिल्ली में तो ओबीसी वालों को भी रिजर्वेशन है, ठीक है, बट हर स्टेट में ओबीसी वालों को रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, बट दिल्ली में है, ठीक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद ड्यूरेशन 5 साल के लिए होता है, जैसे पंचायत 5 साल के, हमारे यहाँ पे हर चीज 5 साल के लिए होता है, एक्सेप्शनल वाइस प्रेसिडेंट 6 साल के लिए आते हैं, है ना, हर चीज 5 साल के लिए होगी, ठीक, ठीक है, समझ गए। अब वाइस प्रेसिडेंट भी आएंगे तो 5 साल के, इलेक्शन तो उनका उन्हीं के लिए होगा, बट राज्यसभा में होते हैं ना वो, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है हमारा। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज 5 ईयर का टर्म्स इनका फिक्स होता है, बट अगर क्या हो जाता है, सिंक हो जाती है या किसी कारण से भंग हो जाती है, खत्म हो गई, ठीक है, सभा, तो क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ के अंदर दोबारा से इलेक्शन करा के उस यूनिट को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा, ठीक, जैसे पहली चलती थी। समझ में आ गई? ऐसी पंचायत के लिए होती है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या हो गया, कोई उन्होंने लॉ बनाए हैं और किसी बंदे ने उस लॉ को क्या किया, फॉलो नहीं किया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, हो, या उसने खुद छोड़ दिया अपनी मर्जी से तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ये लॉ किसके अंदर बनेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, समझ में आए?
मिनिमम एज मैंने यहीं पे डाल दी है 21 ईयर होती है इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक, इसके बाद है स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको समझ में आ गया सारा जो इसको क्या करेगा, रेगुलेट कराएगा, इलेक्शन कराएगा, जो कुछ भी कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। म्युनिसिपैलिटीज का बाप कौन है यहाँ पे है? आगे समझ में। पावर और फंक्शंस क्या होते हैं? पावर और फंक्शंस वही होंगे शेड्यूल 12, उठा लो, याद कर लो, रट लो। देखो आपके एग्जाम में कभी भी शेड्यूल 12 के लिखने नहीं आएंगे, बट शेड्यूल 12 आपको इसलिए याद होना चाहिए, वो 18 के 18 मैटर आपको है तो कोई सा भी मैटर उठा के पूछ लेंगे क्या ये है, या क्वेश्चंस कोई दे दिया उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक ऑप्शन इन 18 मैटर्स में उठा लिया, बाकी और कोई लिख दिए, आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को कर पाओगे? ठीक है ना। तो यानी कि 12 शेड्यूल का जो भी मैटर है उसमें इनको पूरी की पूरी पावर और फंक्शंस हैं लॉ बनाने का। कोई कंफ्यूजन? अगला देख लो फाइनेंस। कौन करेगा, कौन करेगा इनको? फाइनेंस लेजिस्लेचर करेगी पूरे का पूरा। ठीक है, और इनको क्या क्या पावर दी जाती है कि टैक्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या कोई और अप्रोप्रिएट आइटम्स है इनके पास, ठीक है, रिवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। ठीक, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमने किसी दूसरे क्या किया, दूसरी म्युनिसिपैलिटीज को कर्जा दे दिया या दूसरे स्टेट की म्युनिसिपैलिटीज को कर्जा दिया हमने अपने इंडिविजुअल दम पे, रिवेन्यू है ना वो, बिना इंटरेस्ट को तो कोई भी नहीं देगा। ठीक है, ये सब है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? जैसे कि आपका पंचायत काम करती थी, उसके ऊपर क्या होता था, जिला परिषद होता था, वहां से फंड रिलीज होता था। ऐसे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन होता है, वो इनको क्या करता है, फंड रिलीज कराता है, और पंचायत की तरह से ही ये लोग काम करते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल बहुत सिंपल सा है, इसलिए पंचायत मैंने आपको ना विदाउट स्लाइड पढ़ाया था, ताकि मैं इसमें मेरे को लिखना ना पड़े। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टायर्स वहां थे, 3 टायर्स यहाँ है ना। चलो अब ये क्या है, एडिट ऑफ अकाउंट कौन करता है? मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, पूरा जो म्युनिसिपैलिटीज होती है उसका फीचर्स होता है कि अकाउंट्स जो भी है कहाँ पे कितना खर्चा आ रहा है उसको मेंटेन करना, उसकी ऑडिटिंग करना। ठीक है, एप्लीकेशन टू यूटीज, यानी कि अब क्या होगा, जैसे दिल्ली यूटी भी है ना, यूटी भी है क्या, यूटी ही है ना। हालांकि हम दिल्ली स्टेट बोल देते हैं, है ना, लोकल टर्म में हम स्टेट बोल देते हैं, बट दिल्ली स्टेट नहीं है, यूटी है। तो जैसे स्टेट में म्युनिसिपैलिटीज होती है ऐसी हमारी यूटीज में भी होगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट बोलते हैं कि जो भी आप स्टेट में जो भी आप प्रोविजन बनाओगे, जो भी आप अधिनियम एक्ट लागू करोगे, वो आपका यूटीज में भी लागू होगा, यानी कि यूटीज के लिए कोई स्पेशल यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। ठीक है, वही लागू वहां पे भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई इससे एक्सेप्शनल्स है, डू नॉट अप्लाइड, कहाँ अप्लाइड नहीं होगा, जो शेड्यूल्स और ट्राइब्स एरिया है, जैसे कि आपका हिलेरियस कोई एरिया है, माउंटेनियस कोई एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह इनमें, ठीक है, वहां पे ये चीजें लागू नहीं होती, वहां पे अलग से बनती है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। और आल्सो डू नॉट अप्लाई दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल। अब दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में है ना, है ना, और पश्चिमी बंगाल में ज्यादा हिलेरियस एरिया नहीं है, लैंड एरिया, ये एक्सेप्शनल है, वहां पे क्या होगा, अलग से उनका प्रोविजंस है। और बताओ बच्चों, म्युनिसिपैलिटीज में यूनियन का कोई भी हाथ नहीं होता, पार्लियामेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, इसको कैसे रन कराना है, कैसे बनाना है, किसमें आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देंगे, किसमें काउंसिल में देंगे, है ना, वो सब चीजें आपके स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई बातें आपको? चलो अब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये भाई हिंदी का इसका ट्रांसलेट नहीं हुआ है, वो पंचायती राज से उठा के कर रही थी, शायद वही पेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करके आपको दूंगी। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिला, ठीक है, क्या करेगा, एक कमेटी रखेगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, एक
आपकी कमेटी बनेगी जो कि पंचायती लेवल पे और म्युनिसिपैलिटीज लेवल पे काम करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। एंड प्रॉपर जो प्रिपेयर है, ड्राफ्ट करेगी, किसका ड्राफ्ट करेगी, डेवलपमेंट प्लान। कोई भी आप डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के अंडर जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। ये कमेटीज है, ठीक। मेट्रोपोलियन प्लानिंग, ये क्या होती है, महानगर, बड़े बड़े नगरों में, ठीक, बड़े बड़े नगरों में मुंबई हो गया, ठीक है, मुंबई है, कलकत्ता है, कोलकाता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपका चेन्नई है, दिल्ली है, ठीक, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये सब, समझ में आई। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कमेटी प्रिपेयर होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लैंड जहाँ पे है, जैसे कि औद्योगिक है, महानगर है, बड़े बड़े जगह, लैंड बहुत थोड़ी है उनके पास, बट पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है। सबसे पहला स्थान किसका आता है, मुंबई, रहने के लिए जगह नहीं है वहां पे, है ना। धारावी सुना है कि कितनी सी गलियां हैं कि इसमें मोटा आदमी एक ही निकल पाएगा, और वो बहुत ज्यादा जीडीपी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे 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 कॉटेज इंडस्ट्री लगे हुए हैं वहां पे, बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है ना। बट कह देते हैं कि बहुत ज्यादा डर्टी वो है, बट धारावी जो है वो मुंबई की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानी जाती है, कि धारावी को हटा दे तो मुंबई मुंबई नहीं रहेगी फिर, समझ में आई। चलो, बार ऑफ जुडिकल इंटरफेरेंस, भाई अब एक बात बताओ, तुमने कानून बना दिया, सब कुछ कर दिया, डिफेक्ट उसमें डिबेट आ गया, भाई हर जगह लड़ाई झगड़े तो हर जगह ही होते हैं ना, शांति तो है ही नहीं कहीं भी, तो फिर उसको कौन सुलटेगा, ठीक, समझ में आई। ये न्यायिक हस्तक्षेप है, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होता है वैसे इन चीजों में। अब देखो भाई, अब हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए, अब हमारे पास है टाइप, कि कितनी पॉपुलेशन या किस एरिया में किस टाइप की म्युनिसिपैलिटीज होगी, अब वो पढ़ते हैं। टोटल 8 है ये, ठीक है, टोटल 8 है। आपका है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, फिर नोटिफाइड एरिया हो गया, टाउन एरिया हो गया, है ना, कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, टाउनशिप होगी, पोर्ट ट्रस्ट होगा, स्पेशल पर्पज एजेंसी हो गया। चलो, ये तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ कौन सा, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। चलो भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कैसी दिख रहा है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। ये कहाँ होगा, बिग सिटी, लाइक आपका देखो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई एंड अदर्स, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे हम इसको लेके आते हैं, ठीक। और एस्टैब्लिश इन स्टेट बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन यूटीज बाय पार्लियामेंट, यूटीज में पार्लियामेंट के द्वारा आ रही है, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट ने बोल रखा है पीछे, है ना, कि जो स्टेट में होगा वही यूटीज में भी लागू होगा, बट यूटीज में क्योंकि यूटीज किसके अंडर है, सेंटर के अंडर है, यूटीज किसके अंडर है, सेंटर के अंडर है। और जैसे सेंटर बोलेगा, तुम्हें पता ही है स्टेट कितना भी वो बल्ले बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, कान पकड़ लेगा तुरंत आके। तो इसमें क्या होगा कि बाय द पार्लियामेंट होता है, ठीक है, कि भाई जो हम लॉ बनाएंगे वही आपको मानने पड़ेंगे, बट ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं, ठीक है। अब 3 अथॉरिटीज हो गई इनके पास। जो पहला है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज, जो सेकंड पॉइंट्स है, इनमें दोनों में 3 टायर्स हैं। सबसे पहला द काउंसिल, ठीक है, इसमें क्या होगा, काउंसिल का मतलब सीधा आपका कौन सी अथॉरिटी, लॉ बनाने वाली अथॉरिटी, है ना, लॉ बनाने, यानी कि लेजिस्लेटिव विंग है एक तरीके से, ये लेजिस्लेटिव विंग है, ये लिखा हुआ भी है, लेजिस्लेटिव विंग है ये हमारी, कानून बनाएगी काउंसिल, है ना। अब वो वाली काउंसिल मत पहुंच जाना, द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, वो वाली काउंसिल नहीं है, म्युनिसिपैलिटीज की काउंसिल की बात हो रही है, छोटे लेवल पे हम बात करें, ठीक। ये क्या करेगी, लेजिस्लेटिव विंग है, इसने क्या किया, कानून बना दिया। फिर इसको हेड कौन करेगा, मेयर हेड करेगा, ठीक, मेयर, इसमें बंदे चुन के जाएंगे, इलेक्टेड होके बंदे जाएंगे, समझ में आई। जैसे कि हम एमएलए को चुन के भेजेंगे, बट सीएम को चुन के नहीं भेजते हैं, वो उसी में से बना दिया जाता है, नॉमिनेट हो जाता है ना, यही होता है।
हाँ है, थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप स्लाइड रिवाइज कीजिए, 1 मिनट, फटाफट से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो हमने भी क्या पढ़ा था कि इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, काउंसिल, यानी कि अगर कानून ही नहीं बनाओगे तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना। और उसमें हमने मेंबर इलेक्टेड करके भेज दिए, वो भी वार्ड, अभी पीछे बताया था कि वार्ड हमारे बटे होते हैं, उन वार्ड में इलेक्शंस कराते हैं। ठीक है, वार्ड बटे होते हैं, उसमें इलेक्शंस करा देते हैं, वहां से हम कैंडिडेट को चुन के भेज देते हैं। अब वो जो कैंडिडेट चुन के गए उनमें से अपना एक मेयर बना देंगे। मेयर 1 साल के लिए बनता है और उसको बार बार एक्सटेंड कर दिया जाता है ना। अब मान लीजिए मेयर बना दिया 1 साल के लिए, बट 1 साल के बाद क्या हुआ, उसका काम पसंद नहीं आया तो उसको बोलेंगे कि नहीं अब आप मेयर नहीं रहेंगे, हम कोई दूसरा बंदा नॉमिनेट करेंगे। और अगर उसी ने अच्छा काम कर दिया तो वो रिपीटेड होता रहता 5 ईयर के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारी क्या आएगी, स्टैंडिंग कमेटी। ठीक, ये हमारा डिफरेंट फील्ड में काम करेगी, है ना। कहीं रोड बनानी है, कहीं एजुकेशन पे काम करना है, कहीं ब्रिज बनाना है, ठीक है, उस पे काम करेगी। यानी कि क्या करेगी, क्या करेगी, लोकल लोगों से कांटेक्ट रखेगी कमेटी। ठीक, इसने कानून बनाया, ठीक है, तो सेलेक्ट कमेटी जो हमारी क्या होती है, वो अपनी लोगों से टच होती है, डिफरेंट फील्ड में वर्क करती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, बहुत ज्यादा लार्ज होती है। क्या हुआ, ठीक, नेक्स्ट है म्युनिसिपल कमिश्नर। देखो, काउंसिल में हमने एक हेड चुना मेयर, काउंसिल में हमने एक हेड चुना मेयर, एक काउंसिल में एक हेड चुन लिया मेयर, पर बहुत सारी काउंसिल होती हैं, अब उन सब का भी तो कोई बाप होगा ना यहाँ पे, हेड, उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर। ये एक IAS ऑफिसर होते हैं। ठीक, समझ में आ गया, अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, समझ में आई। वहां पे अपॉइंट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, बट जो आपके म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं वो आपके क्या होंगे, अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जर्नली ये एक IAS की पोस्ट पे, तो कहते हैं ना DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, यही होता है ना, वो IAS ऑफिसर ही होते हैं। समझ में आया। ये था भाई हमारा जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, नंबर 1। पंचायत बीच में घुस रही है हमारी बार बार, इस स्लाइड को ठीक करके भेज देंगे। ठीक, म्युनिसिपैलिटीज वो पहला पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब इसमें भी वही 3 स्टेज होंगी जो उसमें स्टेज थी, सिमिलर इसी में भी होंगी, द काउंसिल, सेलेक्ट कमेटी और कमिश्नर। समझ में आ गया। और ये कहाँ होंगी, ये स्मॉलर सिटीज में होती है, वो बिगर सिटी में थी, ये स्मॉलर में होती है, सेम है। समझ में आई। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाएगा, और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहां पे क्या होगी, आपकी म्युनिसिपैलिटीज जाएगी। सेम वही है, बिल्कुल कोई भी फर्क इसमें नहीं है। द काउंसिल आएगी, फिर द स्टैंडिंग कमेटी आएगी, द चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होएगा, और ये भी एक IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं। ये डे बाय डे काम को क्या करते हैं, उसको उसकी वैल्यूएशन नापते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग लेवल है, इंक्रीजिंग लेवल है, या इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, या कोई कमी रह गई है, वो सब देखते हैं। ठीक है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड का मतलब क्या होता है कि ये क्या है कि हमारे इसमें इसको म्युनिसिपल कमेटी में इसका अंडर नहीं, उसमें ये नहीं है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में आपका नरेला विधानसभा क्षेत्र जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में है, बट यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप से नोटिफाइड किया जाता है, 2 टाइप से नोट किया जाता है। जैसे कि एक है फास्ट डेवलपिंग, यानी कि ग्रामीण एरिया है, पूरा पूरा ग्रामीण एरिया है, बट बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हो रहा है, फास्ट डेवलपिंग टाउन है। ठीक है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो रहा हो, चाहे एजुकेशन के कारण हो रहा हो,
ज्यादातर इंडस्ट्री के कारण ही डेवलप होता है ना। तो पहले कंडीशन तो ये होगी। दूसरी क्या होगी है कि अगर गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट किसी ने भी उसको इम्पोर्टेंट बता दिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बता दिया है, बट वो म्युनिसिपैलिटी के लायक नहीं, यानी कि वो क्राइटेरिया फिलअप ही नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो वहां पे तो म्युनिसिपैलिटीज हम लगाएंगे नहीं, है ना, बट वो एरिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, स्टेट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, स्टेट ने उसको डिफाइन किया कि ये एरिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे दो तरीके हैं, आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि इसमें पावर्स तो वही होती है, बट यहाँ पे ना कोई भी आपको इलेक्टेड नहीं होके आएगा बंदा, ठीक है, ये ना तो कोई इलेक्टेड बॉडी है ना सैचुरेटेड बॉडी। समझ में आ गया, वैधानिक निकाय भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे लॉ कानून वगैरह कुछ नहीं बनेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स होता है वही यहाँ पे चलेगा नोटिफाइड एरिया में। समझ में आ गया, ना तो ये क्या होगी, ना इधर ये कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है मान लो, और मान लो कोई डेवलप हो रहा है ज्यादा, तो जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा या तो उसको म्युनिसिपैलिटीज में डाल देंगे या म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन में डाल देंगे। समझ में आ गई बातें, तो ये नोटिफाइड एरिया होते हैं, ठीक। टाउन एरिया कमेटी, स्मॉल टाउन, छोटे छोटे टाउन होते हैं, स्मॉल एरिया, ठीक है, कैसे होते हैं बताओ। टाउन एरिया छोटे छोटे शहर, जैसे आपका नरेला के साइड में मान लो कोई छोटा सा शहर बच जाए, बिल्कुल छोटा सा, नरेला सिटी के साइड में, हमारा तो दिल्ली सिटी है ना, दिल्ली ही सिटी है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाउन है, आजादपुर हो गया, मॉडल टाउन हो गया, है ना, इसको तो टाउन लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आपका संत नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, छोटे छोटे टाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे टाउन एरिया कमेटी बना दी जाती है, जो क्या करेंगी, आपका वो सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, यानी कि उसकी छोटी बहन समझ लीजिए कि वो होती हैं, ये आपको क्या करेंगी, रोड के बारे में या स्ट्रीट लाइटिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में ये काम करेंगी, ठीक है, उसमें ये काम करेंगी, ठीक है। ये क्या हो सकती है, इट मे बी हुली इलेक्टेड और नॉमिनेट, ठीक है, पूरे का पूरा डिपेंड होता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, कि जो स्मॉल एरिया कमेटीज हैं हमारी, हमने उनको म्युनिसिपैलिटीज का नाम नहीं दे रखा है बच्चों, क्या नाम दे रखा है, टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पूरी की पूरी पावर होती है कि या तो उसको पूरा चुनाव करवा दे, या उसको पूरा नॉमिनेट कर दे, या पार्शली इलेक्टेड करा दे और पार्शियली नॉमिनेट, यानी कि कुछ बंदे चुन के ले आए और कुछ बंदे नॉमिनेट कर दे, पूरा का पूरी किसके पास अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। हाँ जी, ये तो समझते ही होंगे ना सब, क्या होता है कंटोनमेंट जोन, क्या होता है, ठीक है, कंटोनमेंट जोन क्या होता है, छावनी सुना है, वही तो है, मेरठ छावनी, झांसी छावनी, ग्वालियर, आगरा, लखनऊ, है ना, ये सब छावनी है, बेंगलोर छावनी है। अब एक बात बता दो, जहाँ पे भी मिलिट्री रूल होता है वहां पे किसी की चलती है नहीं ना। तो अब जो ये एरिया है, जैसे आपका मेरठ है, मेरठ कैंट एरिया ऐसे बोला जाता है ना, मेरठ कैंट एरिया, तो मेरठ जो कैंट एरिया है वो किस में आ रहा है, यूपी में, स्टेट के अंदर है, बट लैंड स्टेट के अंदर है, बट वो जो एरिया है वो किसका हो गया, डिफेंस का हो गया, छावनी है। अब छावनी में केवल छावनी के या सिपाही नहीं रहते हैं, वहां पे सिविल लोग भी रहते हैं ना, छावनी में घर रेजिडेंस भी होता है लोगों का, नॉर्मल लोगों का, हम भी वहां पे खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। समझ में आ गई, वो वाला जोन है ये, कंटोनमेंट जोन उसको कहा जाता है, और ये हमने सेटअप किया था कंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 के द्वारा, ठीक। अब इसमें सबसे पहली बात क्या कह दी थी उन लोगों ने, बाद में भी उस पे बात करेंगे कि कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है, क्या बात कह दी थी कि देखो, चाहे झांसी हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे आगरा हो, चाहे बैंगलोर हो, सबका सेटअप एक जैसा होगा, यानी कि एरिया मान लो 400 गज में छावनी बनाई तो हर जगह 400 गज में ही बनेगी, यही तो डिफेंस है,
भाई जो हमारी सेना है, जो डिफेंस है, वो वही तो है। सबसे पहले क्या लगाते हैं? अनुशासन, डिसिप्लिन। हर जगह एक जैसा ही होगा। और ना हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं चलने देंगे, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर हमें बात करनी है, हमें किसी चीज से प्रॉब्लम है, तो हम यूनियन गवर्नमेंट से बात करेंगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। सीधी समझ में आ गई बात आपको? ठीक। तो पहली बात क्या थी कि सारे जो भी मिलिट्रीज एरिया होंगे वो सारी जो कंट्री है उसमें सेम होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? पार्शियली इलेक्टेड किए जाते हैं, पार्शियली नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई? जो नॉमिनेटेड बंदे होते हैं वो 5 ईयर के लिए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, और 5 ईयर तक रहेंगे। और इसमें जो ऑफिसर जो बनेगा ना, जैसे वहां पे मेयर बनाया था हमने, और उन सब के ऊपर हमने कमिश्नर बैठा दिए थे, एक आईएएस ऑफिसर। यहाँ पे बाहर से कोई नहीं जाएगा, जो भी हेड होगा वो वहाँ पे ब्रिगेडियर टाइप से होंगे, है ना? ब्रिगेडियर जो होते हैं, जो छावनी के अंदर होते हैं, वो ही बनेंगे। ठीक है, 5 साल के लिए आते हैं। ठीक है, वीपी, समझ में आ गया? और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गई बातें आपको? यानी कि कंटोनमेंट जोन में आपका स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी मतलब इनको नहीं है। जो इनकी हायर अथॉरिटीज होगी वो आपकी कौन? प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे, और वो सेना से ही होगी, सिविल बंदे नहीं होंगे। सिविल बंदे इलेक्शन लड़ सकते हैं मेंबर्स का, पार्षद वगैरह का चुनाव लड़ सकते हैं, बट उसके ऊपर जो हेड बैठाएंगे वो आपका क्या होगा? प्रेसिडेंट ही उसको नियुक्त करेंगे। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो भाई। टाउनशिप, टाउनशिप क्या होती है? हिंदी में भी टाउनशिप, इंग्लिश में भी टाउनशिप। अब हमने टाउन एरिया कमेटी पढ़ी। टाउन एरिया कमेटी और टाउनशिप में क्या फर्क है? देखो, टाउन एरिया कमेटी छोटे 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 शहर बन गए, हम लोगों ने बनाए। और टाउनशिप क्या? जैसे टाटा का कोई गैस चल रहा है, गैस ऑयल लिमिटेड कोई फर्म है। ठीक है, यानी कि सरकारी जो कंपनी होती है, स्टील की कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, भेल है जैसे, ठीक है, भेल होगी। ठीक है, और गैस कोई भी लिमिटेड फर्म होगी, यानी कि उसमें क्या है? 50%, 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो वहां पे आपने देखा है कि जैसे सेल में, भेल में जो लोग काम करते हैं, वहीं पे उनको रहने के लिए भी दे दिया जाता है, होता है ना? बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, एमएनसीज भी उसमें इंक्लूड है, या अपनी इंडिया की लगा लीजिए, एमएनसीज तो छोड़ ही दीजिए अभी फिलहाल। इंडिया की जो कंपनी है, सेल है, भेल है, ठीक है, या कोई भोपाल में कोई कंपनी है, या गैस ऑयल कॉरपोरेशन है कोई आपका, उसमें जो बंदे काम करते हैं, तो वहां पे उनके रेजिडेंस की भी व्यवस्था होती है नहीं होती है? ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है, ऑफिसर लेवल के लिए हिसाब से। देखो, जैसे कि पुलिस कॉलोनी समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए, पुलिस इसमें नहीं आती है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। पुलिस कॉलोनी होती है ना, उसमें केवल पुलिस के लोगों का ही रेजिडेंस होता है, और कोई रहता है उसमें? नहीं रहता। समझ में आ गई? और उसमें भी रैंक होते हैं, जैसे कि हवलदार है उसको 1 BHK मिलेगा, है ना? एसआई है उसको 2 BHK मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मान लो उससे ऊपर कोई पोस्ट है, एसआई है, उनको 3 BHK मिल जाएगा। और जो एएसआई हो, सॉरी, डीएसपी टाइप से होगा, उनको बंगलो मिलते हैं। बट वो क्या होते हैं? एक एरिया में होते हैं। समझ में आई? जैसे टाउनशिप होती है, कोई भी कंपनी है, लिमिटेड फर्म है, या इंडिया की कोई सरकारी कंपनी है, उसमें क्या होगा कि जो वर्कर्स होंगे उनको रहने के लिए भी वहीं पे अलॉट किया जाता है। तो एक कुनबा सा बसा लिया, शहर बसा लिया, उसी को बोलते हैं टाउनशिप। हाँ, मतलब क्वार्टर तो उनको मिलते हैं, हाँ क्वार्टर बोलते, क्वार्टर बोलते हैं ना। हाँ, जैसे वर्कर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि क्वार्टर्स मिल गए। जैसे लो लेबर के होते हैं उनको क्वार्टर्स मिल गए, और जो अपर लेवल के होते हैं वो बोलते हैं हमें फ्लैट मिले हुए हैं ना। फर्क है ना, क्वार्टर और फ्लैट में बहुत फर्क होता है, वैसे जाके देखना। क्वार्टर्स में एक एक वो दे देंगे, हॉल सा बना के, उसी में किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब उसी में ठूक दिया। और फ्लैट्स में क्या होगा कि एटलीस्ट दीवार खड़ी होती है बीच में, है ना? और जो उसमें ऑफिसर रैंक्स होंगे उनके अलग ही होते हैं। तो वो टाउनशिप, समझ गए ना? यानी कि एक ही चीज के, एक ही बाउंड्री के अंदर सब कुछ है, रहना भी है, काम भी वहीं करना, सब कुछ वहीं करना। और ये कोई छोटा मोटा एरिया ना होता, बहुत बड़ा एरिया होता कि पूरा का पूरा शहर समा सकता है उसके अंदर, इतना बड़ा एरिया। तो वहां पे टाउनशिप होती है। तो वहां पे लोग जो होते हैं वो अपने आप ही क्या करते हैं, है ना? वहां पे कुछ इंजीनियर्स को बना लेंगे, कुछ नॉन टेक्निकल स्टाफ को लेके वहां पे क्या कर देंगे? नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, या
थोड़ा सा ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, तो अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के लिए ही काम करना है, तो उसमें से क्या ही चुनेंगे, पैसा ही तो खर्च करना है। तो ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, नॉमिनेट कर ले जाते हैं, कुछ अपना किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से बंदा उठा लिया, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से बंदे उठा के उसको कर दिया जाता है। टाउनशिप होगी, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, पोर्ट बंदरगाह है ना, उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे ट्रस्ट बना दिया, ठीक, तो वहाँ पे सब है, जैसे कि आपकी मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है ना, वाइजैक है, ये सब है। अब इसमें ना बहुत सारे पर्पज हैं, देखो यहाँ पे ना ये 2 पर्पज तो इन्होंने मेन बोल दिए कि क्या हो गया कि प्रोटेक्ट एंड मैनेज द पोर्ट, क्योंकि देखो पोर्ट जो है वो हमारे बिल्कुल बाहरी सीमा पे होता है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, बाहरी शक्तियां के इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, पोर्ट अगर कब्जे में कर ले, क्योंकि पोर्ट से बहुत, जब भी हम कभी भी आपका वाटर के थ्रू कोई भी बिजनेस या ट्रेड करते हैं वो पोर्ट से ही होता है नहीं होता। और पोर्ट ही अगर किसी के अंदर चली गई, पोर्ट किसने बनाई थी, देखो अंग्रेजों ने सारी चीजों में हमें लूटा, पर 3 चीज हमारे लिए बहुत अच्छी करके चले गए, एजुकेशन, पोर्ट और ट्रेन, रेल, समझ में आई? हाँ, बाकी तो उन्होंने चूसा ही है हर जगह। कहते हैं ना कि मेरिट और डिमेरिट, तो डिमेरिट तो बहुत सारी हैं, काउंटेबल भी नहीं है, इतना शोषण किया उन्होंने हमारा, बट कुछ मेरिट भी छोड़ के गए, एटलीस्ट हमें पढ़ने के लिए उकसाया, एटलीस्ट हमारे लिए रेल बनाई अपने लिए ही थी, बट वो गए कोई उखाड़ के थोड़ी ना ले गए, है ना, अब हमने क्या किया, उसको डेवलप कर लिया, ठीक है, ऐसी पोर्ट भी उन्होंने बनाए थे, तो ये सब चीजें, ठीक है, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई, ये हमारा पोर्ट वाला एरिया होता है, ठीक है। स्पेशल पर्पज एजेंसी, यानी कि कोई भी स्पेशल पर्पज एजेंसी, जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ऑटोमेटिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़ा है, बट वहां पे ना स्पेशल एजेंसी भी है। स्पेशल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना, लाइटिंग पे काम करना है, स्पेशल बना दिया, ठीक है, एजुकेशन पे काम करना, रोड पे काम करना, ब्रिज पे काम करना, किसी भी तरीके से हाउसिंग बोर्ड पे काम करना, पॉपुलेशन पे काम करना, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना, सिटी के ट्रांसपोर्ट पे काम करना, ये सब, यानी कि इसके लिए स्पेशल पर्पज एजेंसी की उसका कोई स्पेशल पर्पज है, एक उसके लिए काम करना है, ठीक है। ये हमारे 8 थे भाई। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, 8 टाइप के म्युनिसिपल थे हमारे। अब इन सब के ऊपर ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया हमने, ठीक है, क्या बना दिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। कब हुआ, सेटअप कर दिया 1954 में, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 263, ये सबको रेगुलेट करता है भाई, ये सबको देखता है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन, यानी कि आपका पंचायत भी और आपका म्युनिसिपैलिटीज भी, समझ में आई। सिंस 1958 इज ओनली डीलिंग विद अर्बन लोकल गवर्नमेंट। पहले क्या करता था, अर्बन और रूरल दोनों से करता था, बट 1958 के बाद ये अब केवल अर्बन पे काम करता है, रूरल पे काम नहीं करता, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करेगी, टाइम टू टाइम उनको देखेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी, ठीक है, तो ये हमारा म्युनिसिपैलिटीज यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज हमारा यहीं पे खत्म होता है। हाँ हो गया, है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटीज यहीं पे खत्म होता है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।